वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। इन हाइड्रोजन एटम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें पता चलेगी यहां पे एक्चुअली वो लाइमन, बैल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्यूफन, हम्फ्री क्यों आते थे, और हाइड्रोजन एटम का अगर स्पेक्ट्रम देखेंगे वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं, या अगर हमने बोला था कि वो रैडबर्ग्स कांस्टेंट वो कैसे आता है, उस रैडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, वो चीज इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, अगर हम यहां पे पहले मैं इंटरप्रिटेशन दूं आपको, अगर मैं कभी भी किसी एटम को लेता हूं एट रूम टेम्परेचर, मींस अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं तब जाके उसमें किस स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तब जाके अगर रूम टेम्परेचर से बाहर आएंगे या हाई टेम्परेचर थोड़ा देंगे या इसको रेडिएशन देंगे या इसको हीट करेंगे, तब जाके क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। किस स्टेट्स में? एक्साइटेड स्टेट में आप चले जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, ये फिर से वापस आना चाहता है किसमें? ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहेगा तो वहां से क्या निकलेगी? रेडिएशन निकलेगी। क्या निकलेगी? रेडिएशन। सेम हैपन्स टू हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को रूम टेम्परेचर पे लूं तो कोई रेडिएशन वहां से नहीं निकलेगी। हां, अगर मैं उसको हीट करूं या एजिटेट करूं या इलेक्ट्रिकल आर्क दूं, इलेक्ट्रिकल आर्क दूं, तब जाके क्या होगा, वहां से ब्लूइश लाइट निकलेगी। ठीक है ना? अब जाके हमें पता चला कि अगर एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कहां पे, उस हाइड्रोजन के एटम में, ऑर्बिट में, वो ग्राउंड स्टेट में होता है। किसमें होता है? ग्राउंड स्टेट में। जो ही हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं उसको, तब जाके क्या होता है, हीट करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, मीन हायर एनर्जी लेवल पे आ जाता है। मगर हायर एनर्जी लेवल जो एक्साइटेड स्टेट है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर से वापस आ जाता है। जब फिर से आ जाता है वापस, फिर हम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तब जाके वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो क्या करता है, बाहर फेंक देता है, या हम बोलेंगे रेडिएट करता है। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां पे मान के चलूं, यहां पे हाइड्रोजन एटम, ये इसमें पहला ऑर्बिट ये ग्राउंड स्टेट होगा इसका, यहां पे मैं और एक स्टेट मान के चलूंगा, यहां पे इसका है, ये इट इज 1, n इज इक्वल टू 1, और ये n इज इक्वल टू 2, मैं 2 ही मान के चलूंगा। तो सपोज अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स पहले यहां पे ग्राउंड स्टेट पे होगा, मीन्स अब हमने इसको हीट किया थोड़ा सा, अब यहां से आके चला कहां गया, यहां पे चला। ठीक है? तो इसने एब्जॉर्ब की हीट की। ठीक है ना? तो इसका एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में उतनी देर नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, ये फिर से वापस आएगा और यहां से क्या छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा। ठीक है ना? यू नो, हर किसी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। सपोज मैं मान के चलूंगा इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, E1, और इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, E2 एनर्जी। तो ये कितनी एनर्जी छोड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई किसके बराबर होगा, दैट विल बी E2 माइनस E1 के बराबर। एंड दिस डेल्टा ई दैट विल बी इक्वल टू h न्यू, और h न्यू किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के चलूंगा। ठीक है? नाउ आई नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस E1 and I know what is the energy of this E2.
ठीक है ना। n इज 2, n इज 2। अगर मैं यहां पे n इज 1, इसको मैं मान के चलूंगा, दिस इज n1, n1 मान के चलूंगा, और यहां पे n इज 2, इसको क्या मान के चलूंगा, n2 मान के चलूंगा, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं E1, E1 किसके बराबर होगा, E1 किसके बराबर होगा। एज वी नो एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर। मगर यहां पे n किसके बराबर होगा, n1 स्क्वायर, और z अगर मैं नहीं भी लिखूं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z हमें पता होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। चलो मैं मान के चलूंगा z यहां पे नहीं लिखूंगा, दैट इज E1। नाउ E2 किसके बराबर होगा, E2 विल बी इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। दोनों निकले कि नहीं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ, इसको सेकंड मानो और इसको थर्ड मानो। पुट वैल्यू ऑफ 2 and 3 in first. So this delta E, that is h nu, h nu will be equal to, it is E2, E2 किसके बराबर है, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन n2 का स्क्वायर h स्क्वायर। ये भी क्या है, माइनस, माइनस और माइनस क्या बनेगा यहां पे, प्लस। मैं लिखूंगा पहले माइनस ही, और यहां पे लिखूंगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा ये क्या बनेगा, माइनस माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। सो इट इज h न्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। जरा यहां पे अगर कांस्टेंट देखेंगे, 2 पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k E4 इसमें भी है, h स्क्वायर इसमें भी h स्क्वायर, उसको मैं बाहर निकालूं। सो h विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ओके, आर यू गेटिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जरा मुझे बता इस न्यू का वैल्यू क्या होगा, न्यू का वैल्यू यहां पे लिखूंगा, बट वी नो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन lambda. Put in this is equation number 4. Put in this equation. So I can write it is h into c upon lambda. That will be equal to 2 pi square m k square E4 upon h square 1 by n1 square minus 1 by n2 का square. जरा इस c और h को यहां पे लाऊं, that will be 1 upon lambda, that will be equal to 2 pi square m k square E4 upon c h cube into 1 by n1 square minus 1 by n2 का स्क्वायर. और यही कांस्टेंट अगर हम रिट्स इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, न्यू बार. और ये कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, h कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज z, सॉरी इट इज r,
और इसी को बोलते हैं रेहडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेहडबर्ग्स कांस्टेंट। सो आई कैन राइट हियर न्यू बार विल बी इक्वल टू 1 by lambda. That will be equal to R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Okay. 1 by n1 square minus 1 by n2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं यहां पे रेहडबर्ग्स कांस्टेंट। यहां पे कोई पूछेगा रेहडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 अपॉन ch क्यूब। बट वी नो ऑल द वैल्यूज। 2b पाई का कितना होता है? 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। k किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.25 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर। These are the values. When we put all these values in this or it comes out to be 109,678 centimeter inverse, and that is the value of Rydberg's constant. किसका? Rydberg's constant का ये वैल्यू है। या हम सिंपली ये भी बोल सकते इट इज 1.07 या 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? इट इज योर चॉइस व्हाट यू कैन राइट। ठीक है ना? ये आपकी चॉइस है, आप क्या राइट करोगे, सेंटीमीटर्स में लोगे या मीटर्स में आप लोगे। ठीक है ना? इट इज योर चॉइस। रेहडबर्ग्स कांस्टेंट। तो हमने यहां से क्या निकाली? ये वेव नंबर। क्या निकाला? वेव नंबर। और अगर इस रिलेशन को देखेंगे, यही किसने बताया था? रिट्ज ने। किसने बताया था? रिट्ज ने बताया था। यही किसको सॉल्व करने के लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। किसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो यहां पे बोहर ने पूरा एक्सप्लेन करके दिया कि एक्चुअली अगर हम देखेंगे जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती है, किसमें? जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती है, दैट इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम में। एक्चुअली दैट इज द ट्रांजिशन, दैट इज ट्रांजिशन occurs from excited to lower level, excited to lower level. एक्चुअली बोहर ने उसको यहां पे कैलकुलेट करके हमें दिया, कैलकुलेट करके सीधे एक्सप्लेन करके दिया सब चीजों को कि कैसे एक्चुअली वो जो लाइंस आती है, डिफरेंट लाइंस, बैलमर, पास्चन, ब्रैकेट, प्यूफन, जितने भी लाइंस आती है एक्चुअली वो इस तरीके से आती है। ठीक। तो फिर उसके बाद सीरीज में डिफरेंट हमारे आई, दैट इज लाइमन, वो भी अभी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा यहाँ पे, वो चीजें भी। मगर इस इक्वेशन में मुझे थोड़ा बहुत अभी बताना है, वो ये है कि अगर मैं न्यू बार की बात करूंगा 1 by लैम्बडा, बट लैम्बडा किसके बराबर होता है? लैम्बडा की बात करेंगे हम, दैट इज न्यू c अपॉन लैम्बडा। ओके, बट न्यू इज c अपॉन लैम्बडा। सो लैम्बडा किसके बराबर होगा? c अपॉन न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। यू मस्ट सी स्पीड ऑफ लाइट। जरा इसमें मैं इनपुट करूं, लैम्बडा के बदले क्या लिखूं? c अपॉन न्यू। तो मैं लिखूंगा न्यू अपॉन c, दैट विल बी इक्वल टू रेहडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस which will be inputted, that will be Rydberg's constant into c into 1 by n1 square minus 1 by n2 का स्क्वायर। तो
वेव नंबर के साथ साथ मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, निकाल सकता हूं। अब ट्रांजिशन यहां पे हमारे मतलब कि हाथ में है निकालना। याद रखना ये जो N1 है ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और ये N2 क्या है? हायर एनर्जी ऑर्बिट। N1 इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट एंड N2 इज हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो अगर हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे किस में? लाइमन में, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में यू नो N1 कितना होता है? 1 और N2 कितना होता है? 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट। तो यहां पे हम सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स लाइमन के निकाल सकते हैं इससे। ठीक, तो N1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और N2 किसके बराबर होगा? N2 will be 2, 3, 4. That is the transitions in case of Lyman series will be from infinity to 1. Okay, या from 6 to 1. All the transitions from higher level to 1 जितने भी होंगे 1 पे आएंगे, तब जाके वो कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन सीरीज। ठीक है, इसी तरीके से बाल्मर सीरीज की बात करेंगे। बाल्मर अगर यहां पे देखेंगे, बाल्मर में N1 किसके बराबर होगा? 2 और N2 किसके बराबर होगा? 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी से 2 पे आ गया, मींस अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी लेवल से 2 लेवल तक आ गया, तब जाके वो किस सीरीज में आएगा? बाल्मर सीरीज में आएगा। ठीक है, 6 to 2 बाल्मर, 7 to 2 बाल्मर, 8 to 2 बाल्मर, जो भी आएगा। ठीक है ना, तो बाल्मर सीरीज का ये है। इसी तरीके से पास्चन की बात करेंगे। किसकी? पास्चन। पास्चन सीरीज में अगर हम लेते हैं N1 किसके बराबर होता है? 3 और N2 कितना होता है? 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनाइट। मींस अगर इन्फिनाइट से 3 आया, जो वहां से रेडिएशन निकलेगी वो किस में आएगी? दैट विल कम इन पास्चन सीरीज। या अगर 10 to 3 आया, दैट इन पास्चन सीरीज। ओके, सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज की बात करेंगे। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 4 एंड N2 विल बी इक्वल टू 5, 6, 7 अप टू इन्फिनाइट। सो अगर इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन की डीएक्साइटेशन हो गई, कहां से? इन्फिनाइट से लेके कहां तक? 4 तक, तो वो किस सीरीज में आएगी? ब्रैकेट में। नेक्स्ट इज प्यूफंड। प्यूफंड में N1 किसके बराबर होगा? 5 की बात करेंगे और N2 किसके बराबर होगा? 6, 7, 8 अप टू इन्फिनाइट। मींस अगर इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन की डीएक्साइटेशन 5th लेवल तक हो गई, तो वो लाइन किस में आएगी? प्यूफंड। या अगर हम देखिए 6 से 5 तक आ गए, वो भी प्यूफंड में, 7 से 5 प्यूफंड में, 8 से 5 प्यूफंड में। ओके, और लास्ट में हमारे पास कौन सी है? हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज में N1 कितना होगा? 6 और N2 कितना होगा? 7, 8, 9 अप टू इन्फिनाइट। मींस अगर इन्फिनाइट से 6 पे आ गए तो हम्फ्री, या 7 से 6 आया हम्फ्री, 9 से 6 आए तो हम्फ्री सीरीज। इन सब को हम क्या करते? इस इक्वेशन से वेव नंबर या उनकी वेवलेंथ या उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सी यूज करेंगे? यहाँ पे ये इक्वेशन हम फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज करेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है ना, अगर वेव नंबर निकालना होगा तो ये यूज करेंगे, या अगर इसमें वेवलेंथ निकालनी होगी तो ये हम यूज कर सकते हैं। दैट इज द ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन हाइड्रोजन एटम। थैंक यू वेरी मच।